तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक होगा हमारा क्या, इनर्ट गैसेस, या इसी को बोला गया है जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। और ये जो ग्रुप है आप देखोगे ये आता है पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप में, समझ गए ना। तो इसीलिए इनको हम 18th ग्रुप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। इस टॉपिक में जो हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे उसमें हम जो इनर्ट गैसेस हैं इनकी प्रॉपर्टीज, फिर इसके बाद हम इनके केमिकल कंपाउंड्स और लास्ट में इनके कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो बच्चों, इस ग्रुप में अगर हम हीलियम को छोड़ दें तो बाकी जितने एलिमेंट्स हैं इन सब एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS2Np6। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इनर्ट गैस कोर भी बोलते हैं। मींस जिन एलिमेंट में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, वो टोटली इनर्ट हो जाते हैं। और इस ग्रुप के एलिमेंट में ऑलरेडी यही कॉन्फ़िगरेशन है, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के, बिना किसी इलेक्ट्रॉन के रिमूव के, इसलिए इनको बोला गया है इनर्ट गैसेस। ये केमिकली इनर्ट हैं क्योंकि इनमें इनर्ट गैस कोर है, एक कंप्लीट ऑक्टेट है। और ऐसे में इन एलिमेंट में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन लेने की न देने की कोई टेंडेंसी नहीं होती। मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर में ये टोटली इनर्ट है, समझ गए ना। और कुल मिला के ये एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। आप इनके कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी सभी ग्रुप में आपने देखा, बोरॉन ग्रुप हो, चाहे कार्बन ग्रुप हो, नाइट्रोजन ग्रुप हो, इनमें हम इन्हीं का सिंबल लेते हैं पहले और फिर उनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको एक बार अच्छी तरह से इनका लिख के देख लेना है। ओके, तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। एक लिख के बता दूं, जैसे हीलियम है ना, तो इसका तो होगा 1s2। अगर आप नियॉन 10 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। हम आर्गन 18 में जाएं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसी तरह से बाकी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये तो है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आ जाते हैं इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में। तो देखो बच्चों, जितने भी ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सब के सब गैसेस हैं और मोनो एटॉमिक होते हैं। मतलब सारे एलिमेंट गैसियस स्टेट में होते हैं और मोनो एटॉमिक स्टेट में होते हैं। बात क्लियर है ना, कि जो ये एलिमेंट्स हैं एक तो गैसियस स्टेट में है और सबके सब मोनो एटॉमिक होते हैं। फिर आते हैं कि इनकी रेडियस की। तो देखो, हर एक ग्रुप में आप जानते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो लगातार इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है। मींस इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है और यही रीजन है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। फिर हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। तो देखो बच्चों, इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं टोटली गैसियस स्टेट में है, टोटली नॉन पोलर एटम्स हैं। तो ऐसे में इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत कम होते हैं। फिर भी अगर हम इनकी एक रिलेटिव ऑर्डर देखें कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का एक रिलेटिव ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान रखें कि इनमें जो है अगर कोई मॉलिकुलर अट्रैक्शन या एटॉमिक अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है इन गैसेस के एटम्स के बीच में, तो वो होता है लिंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, समझ गए ना। और हम जानते हैं कि डिस्पर्सन फोर्स जो होता है या लंडन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, साइज ऑफ एटम, मींस पोलराइजेबिलिटी। समझ गए ना, कि जितना बड़ा एटम होगा उतना ही ज़्यादा उनमें एटॉमिक अट्रैक्शन लगेगा, उसकी उतनी ही ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी। तो यही रीज़न है
कि अगर हम हीलियम से रेडियम तक चलें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लगातार बढ़ेंगे, क्योंकि इनमें लंदन फोर्स बढ़ेंगे, एटम बड़ा होगा, जल्दी पॉलराइज्ड होगा और इस तरह से इंस्टेंटेनियस डाइपोल जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने के कारण ही इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं हीलियम से लेकर रेडॉन तक। फिर आता है कि लिक्विफिकेशन ईजनेस की बात करें तो लिक्विफिकेशन जो ईजनेस है इनकी, ठीक है, तो हम जानते हैं कि लिक्विफिकेशन मतलब इनका लिक्विफिकेशन किसके थ्रू होगा, लंदन फोर्स के थ्रू। तो इनमें जो लिक्विफिकेशन ईजनेस है वो लगातार जैसे जैसे इनका साइज बढ़ेगा बढ़ती जाएगी। मीन्स हीलियम को लिक्विफाइड करना बहुत ही टफ है, 4.2 केल्विन के आसपास इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, जबकि बाकी गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर थोड़ा बढ़ते जाते हैं क्योंकि साइज बढ़ती है। तो इनका लिक्विफिकेशन भी इसी ऑर्डर में इंक्रीज होगा जिस ऑर्डर में इनका साइज इंक्रीज होता है। फिर हम आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जीज के बारे में। तो हर एक पीरियड में यही एक ऐसे एलिमेंट है जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। मीन्स अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो हीलियम, सेकेंड पीरियड की बात करें तो नियॉन, इस तरह से हर एक पीरियड में इन एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे हाईएस्ट होती है। मीन्स इनमें एक इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीट ऑक्टेट है और ऐसे में इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। यही रीज़न है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी अब हर एक पीरियड में हाईएस्ट है। और अगर हम इसकी बात करें कि ग्रुप में क्या चेंज होगा तो ये डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जितना छोटा एटम उतना ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और उतना ही ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होता है। तो इस तरह से ग्रुप में ये लगातार डिक्रीज होती है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो देखो बच्चों, ये जो एटम्स हैं इन सभी एटम्स की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव है, या हम ये कहें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है। रीजन क्या है कि इन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, मतलब ये अपने आप में इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और इसीलिए इन एटम में एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते। रीजन ये है कि इनके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ना एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नियॉन में है। रीजन क्या है बच्चों? देखो, एक तो सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीट भरी हुई है, दूसरा है साइज छोटी है, समझ गए ना। तो ऐसे में ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस तरह का इनमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का सबका पॉजिटिव है, लेकिन सबसे कम पॉजिटिव आपको हीलियम में दिखेगा, उसके बाद जिनॉन है और उससे कम आर्गन, क्रिप्टॉन की बराबर है। और सबसे कम जो मतलब कहें कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की, वो कहाँ दिखाई देती है आपको? नियॉन में। बात क्लियर अच्छी तरह से? तो ये है, तो ये ध्यान रखना है कि इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव है। रीजन है कंप्लीट ऑक्टेट होना, देयर इज नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन या मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर हम आ जाते हैं लिक्विफिकेशन। तो इन गैसेस का लिक्विफिकेशन काफ़ी टफ होता है, और अगर लिक्विफाइड होती भी है तो ये लंदन फोर्स के थ्रू होंगी, डिस्पर्सन फोर्स के थ्रू होंगी। और जैसे जैसे इनकी साइज बढ़ती है, एटम की क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और यही रीजन है कि हीलियम से लेकर जिनॉन तक चलें तो लिक्विफिकेशन ईजनेस बढ़ती जाएगी। समझ गए ना? तो यहाँ पर जो लिक्विफिकेशन, ठीक है, ईजनेस है, तो वो लगातार क्या होती जाएगी बच्चों? बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये है इनका लिक्विफिकेशन। अब हम आ जाते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज में जो सब में कॉमन है। तो देखो, पहला तो ये है कि ये मोनो एटॉमिक गैसियस एलिमेंट है और इनका जो Cp/Cv रेशियो है वो होता है 1.66, जो कि मोनो एटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट का रेशियो ये बताता है कि ये सभी के सभी मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। ओके, दूसरा है हाईली इनर्ट है, स्पैरेंगली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम पानी में घुलती है और इनर्ट है। तो हम जानते हैं, ऊपर ही मैंने बता दिया कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। बहुत सी लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ड्यू टू वेरी वीक मॉलिकुलर फोर्सेस, और वो भी डिस्पर्सन फोर्सेस वर्क करते हैं। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी।
इनमें रेडॉन जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियम के डिसइंटीग्रेशन से बनता है। ओके, तो ये इनकी जनरल प्रॉपर्टी है जो इन सारे एलिमेंट्स में दिखती है। फिर हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, जनरली ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर ये जो एलिमेंट्स हैं ये इनर्ट है। रीजन है इनमें ड्यू टू कंप्लीट, ठीक है, filled orbitals and positive electron gain enthalpy and ठीक है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब इसके मेन 3 रीजन है। एक तो इनमें कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल्स है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मींस ये इलेक्ट्रॉन खुद एक्सेप्ट नहीं करते, अगर इनमें जोड़ना है इलेक्ट्रॉन तो बाहर से एनर्जी देके ही जोड़ा जा सकता है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण इनमें आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है। तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन निकालते नहीं है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, और इनके पास वीकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए किसी से जल्दी से कोऑर्डिनेट भी नहीं होते, इसलिए केमिकली इनर्ट है एक नॉर्मल टेम्परेचर। फिर 1962 में नील वार्टलेट ने, ठीक है, एक साइंटिस्ट था नील वार्टलेट, ठीक है, तो इसने सबसे पहले एक ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाया था O2 प्लस PtF6, ठीक है, और इसके बाद इन्होंने फिर इसी तरह का एक कंपाउंड जो है जिनोन के साथ भी बनाया, और वो था Xe प्लस PtF6। रीजन ये है कि जो ऑक्सीजन है और जो जिनोन है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है लगभग बराबर होती है, समझिए ना। मतलब जिनोन की देख रहे हैं आप 1170 किलो जूल पर मोल और ऑक्सीजन की 1175 किलो जूल पर मोल। तो ऐसे में जितनी एनर्जी देकर हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जस्ट उतनी ही एनर्जी में जिनोन से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है, और ऐसे में इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाने के कारण और इस तरह का एक ट्रू कंपाउंड बनाया था सबसे पहला नील वार्टलेट ने। फिर इसके बाद बहुत सारे और भी कंपाउंड्स बने, तो इस तरह से ये एक प्रकार के ट्रू कंपाउंड्स थे जिनोन ग्रुप के, ट्रू कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस। तो एक तो जिनोन फॉर्म टू कंपाउंड्स विद क्लोरीन एंड ऑक्सीजन विच आर कॉल्ड जिनोन फ्लोराइड ऑक्साइड या ऑक्सी फ्लोराइड। Kr अगर बनाता है तो केवल एक ही कंपाउंड इसका है और वो है KrF2। ठीक इसी तरह से रेडॉन में RnF2 आइडेंटिफाई किए गए हैं, बट जिनोन में बहुत सारे जिनोन के फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड्स इस तरह से मिले। रीजन यही है कि इनको एनर्जी देकर इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया जा सकता है, लेकिन आर्गन, हीलियम, नियोन आर नॉट फॉर्म टू कंपाउंड्स, इनके कोई टू कंपाउंड्स नहीं है, केवल हाइड्रेट्स हैं, ठीक है, ओनली हाइड्रेट्स एंड क्लाथेट्स एक प्रकार के पंजर कंपाउंड्स कहलाते हैं, क्लाथेट्स, ठीक है। मतलब जैसे क्रिप्टॉन 6H2O, ठीक है, या आर्गन और C6H5H4 OH का होल थ्राइस, इस तरह का एक क्लैथरेट्स, इस तरह के हाइड्रेट्स पाता है, और ये केवल एक फिजिकली इंटरैक्ट होते हैं, इनमें कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, समझिए ना। तो ये एक प्रकार के ट्रू कंपाउंड नहीं है, ट्रू कंपाउंड केवल जिनोन के अच्छी तरह से मिलते हैं। तो ये था। फिर हम आते हैं अब जिनोन के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, तो उनमें एक तो होता है जिनोन फ्लोराइड्स। तो देखो बच्चों, जिनोन फ्लोराइड्स जो हैं, समझ गए ना, इसमें एक तो XeF2, एक ही XeF4 और एक है XeF6। तो जब जिनोन को एक्सेस में लिया जाए और फ्लोरीन को लिमिट में, तब बनता है XeF2। 673 केल्विन टेम्परेचर होता है इसका और लगभग 1 बार प्रेशर। अब अगर हम जिनोन की जगह फ्लोरीन एक्सेस में कर देंगे ना, तो ऐसे में जिनोन कम और फ्लोरीन ज़्यादा होने लगते हैं, और इसमें XeF4, XeF6 इस तरह के भी कंपाउंड्स जिनोन के बन जाते हैं। लगभग इसमें भी वही 873 केल्विन टेम्परेचर
प्रेशर हाई हो गया 7 बार, इसमें 70 बार। तो हाई मतलब एक्सेस में अगर फ्लोरीन लिया जाए और लिमिट में जिनोन लिया जाए तो फिर हायर फ्लोराइड्स पॉसिबल हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों का रेशो जिनोन का और फ्लोरीन 1:1 में लिया गया या जिनोन को एक्सेस में ले लिया गया तो XeF2 बनता है, लेकिन अगर फ्लोरीन का एक्सेस को बढ़ा दें, अमाउंट को बढ़ा दें, तो फिर हायर फ्लोराइड्स इस तरह से बनते हैं। और भी है, जिनोन टेट्राफ्लोराइड को O2F2 जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड के साथ हीट किया जाए तो XeF6 यहाँ भी बनता है। तो ये है कुछ रिएक्शंस। फिर हम आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में। जो जिनोन फ्लोराइड्स हैं तो सभी कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। सबलाइन रेडियली एट 298 केल्विन, मतलब सीधा सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेडियली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, इनमें जैसे ही वाटर मिलाया जाता है ये इजीली जो है हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। मींस XeF2 टोटली इस तरह से Xe प्लस क्या 4HF प्लस O2। इसका मतलब है कि जिनोन ऑक्सीजन को इस तरह से ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऐसे XeF4 12H2O तो 4Xe प्लस XeO3, और ये कुल मिला के जो है 24 फ्लोराइड्स हैं तो वो निकल जाते हैं 24 HF के फॉर्म में और 3O2। इसी तरह से हेक्साफ्लोराइड में ये बनते हैं कंपाउंड। अगर इनका हेक्साफ्लोराइड में आप देख रहे हैं टोटल फ्लोराइड हट गया और XeO3 बनता है और 6HF बन गया। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दी जाए XeF6 की तो एक तो बनता है XeOF4, 2 फ्लोराइड हटे हैं, और 2 और हट गए तो बन गया XeO2F2। ठीक है, ये सभी के सभी। और बता दूं कि कंप्लीट ऑक्सीडाइजर हम लास्ट में इनको डिस्कस कर देंगे, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर और इनकी जो है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर पूछा जाता है तो वो भी हम देखते हैं। फिर है फ्लोरिनेशन। तो XeF2 अगर हम इनको, ये अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, मींस किसी को भी फ्लोरीन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो XeF2 को अगर PF5 के साथ हीट किया जाए तो ये फ्लोराइड Xe से एक फ्लोराइड उठ के और इसकी आउटर मोस्ट में आ गया और ये बन गया PF6 ऐसे XeF4 को SbF6 के साथ मिलाया जाए तो ये बनता है, और MF के साथ इस तरह से मिला दें तो ये बन गया XeF-। तो इस तरह से इनमें एक फ्लोरिनेशन रिएक्शंस होती है। मैं एक बता दूं इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा गया है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। तो ध्यान से देखें बच्चों, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑक्सीडाइजिंग नेचर, और इस तरह से अगर आप इनके, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ फ्लोराइड्स, या कहें बल्कि और यहाँ पर ऐसे ले लो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दी ऑक्सीडेशन, ठीक है, नंबर ऑफ जिनोन। इसका मतलब है कि XeF2 से ज़्यादा रिएक्टिव है XeF4 और उससे ज़्यादा रिएक्टिव है XeF6। तो इनकी ये रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर है और यही इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर का भी ऑर्डर है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ये उतनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर बन जाते हैं, क्योंकि ये खुद ही एक ऐसे हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट है और इनमें ऊपर से पॉजिटिव चार्ज लाया जाता है, ये अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाते हैं। बात क्लियर है। फिर हम आ जाते हैं इसके बाद इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो देखो बच्चों, अगर आप इनका स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ तक बात समझ के बच्चों, इतने ही हमें केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली देखनी है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं क्योंकि वो जरूरी नहीं है, सिलेबस से रिलेटेड नहीं है तो हम क्यों फालतू पढ़ें। अब हम आ जाते हैं इसके बाद इन जो जिनोन के हैलाइड्स हैं, फ्लोराइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू 8 प्लस NF/2, या फिर यहाँ पर अगर NO है तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, जहाँ N क्या है, NF नंबर ऑफ फ्लोराइड एटम्स, या O है तो ऑक्साइड एटम। जैसे XeF2 तो यहाँ पर 8 प्लस 2/2 5, तो इसमें होगा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, और ये लीनियर शेप होता है, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। XeF4 तो इस तरह से इसमें आएगा 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, और इस तरह से जो लोन पेयर होता है इनमें वो प्लेन के ऊपर और इस तरह से नीचे रहेगा, बाकी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, XeF6 तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रही हैं,
ठीक है, लेकिन इनमें एक लोन पेयर रहता है, इसलिए ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल बन जाता है, क्योंकि ये लोन पेयर थोड़ा सा ऑक्टाहाइड्रल की सिमेट्री में जो है एक प्रकार का डिस्टॉर्शन ला देता है, तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। इसके अलावा अगर आप और भी स्ट्रक्चर्स ऑफ जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स में देखोगे तो आप इनमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो क्या हो जाएगा 8 + 4 प्लस कितना हो गया ये, तो 8 + 4 और प्लस एक ऑक्सीजन, तो 13/2, तो आगे बढ़ा देंगे, मतलब ये है। और तो इसमें आप निकालोगे तो चूंकि जिनोन से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप आगे का ही हाइब्रिड ऑर्बिटल सेलेक्ट करोगे, मतलब ये हो गया 8 + 4 + 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो ये आएगा 13, ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो गया आपके पास 13 मतलब 6.5, कितना आ जाएगा 8 से 14 और 15 7.5 है ना। तो इसमें हो जाएगा HCOF4, तो ऑक्सीजन हटा दो केवल, सॉरी हाँ इधर ऑक्सीजन क्यों लेंगे, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ पे। अब यहाँ पर केवल फ्लोराइड के बेस पर ही पहचानो, अगर ऑक्सीजन है तो ही आपको रखना है, अभी हम फ्लोराइड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर केवल आप फ्लोरीन रखेंगे तो Hc और ये हो जाएगा आपके पास 2, तो इस तरह से ये निकलेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3d2। इसमें एक में तो ऑक्सीजन है और एक नीचे की तरफ लोन पेयर है, तो इस तरह से ये है HCO3 में निकालना है, ठीक है। तो HCO3 में आप सीधा 8/2 कर दोगे तो हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन पैरामिनल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से कोई भी जिनोन का फ्लोराइड हो या ऑक्साइड है, फॉर्मूला यही लगाना है आपको 8 + NF/2। अगर ऑक्सीजन है तो उसकी जगह 0 कर देना है, केवल फ्लोराइड एटम ही रखो। फिर हम ये तो थे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जो बहुत इजी है और इस तरह से ही आपको याद रखना है इनके स्ट्रक्चर्स। फिर आते हैं इनके यूजेस। तो देखो बच्चों यूजेस में अगर हम देखें तो पहला यूजेस ऑफ हीलियम, ठीक है, तो हीलियम का फर्स्ट है फिलिंग बैलून्स फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, ओके, कि जो मेट्रोलॉजिकल मौसम विज्ञान का जो है स्टडी करनी होती है तब इनके हीलियम से भरे हुए बैलून्स का यूज़ किया जाता है। दूसरा है इन गैस कूल न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ का टेम्परेचर डाउन रखना होता है गैस कूल, तो वहाँ पर हीलियम का यूज़ होता है। लिक्विड हीलियम जिसका टेम्परेचर होता है 4.2 केल्विन यूज्ड एज अ क्रायोस्कोपिक एजेंट, ठीक है, कि बहुत ही लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है तब हीलियम, लिक्विड हीलियम का यूज़ किया जाता है। यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग, ठीक है, डाइविंग ऑपरेटर्स और स्कूबा ड्राइवर्स होता है ना, उसमें हम ऑक्सीजन में हीलियम मिला के और उसको डाइल्यूट कर देते हैं ताकि जो नाइट्रोजन है उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में ज़्यादा ना बढ़े। तो इस तरह से ये ऐसा इसलिए क्योंकि हीलियम ब्लड में बहुत ही लो सॉल्युबल है बट एयर में कंप्लीट सॉल्युबल है, तो एयर में इसको मिला के डाइल्यूट करते हैं, फिर स्कूबा डाइवर्स को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है। इस तरह से यहाँ यूजेस हैं। नियॉन के यूज़ देखोगे तो ये डिस्चार्ज ट्यूब में, इसके अलावा फ्लोरोसेंट बल्ब में यूज़ होता है। नियॉन बल्ब आर यूज इन द बॉटनिकल गार्डन्स एंड ग्रीन हाउस, इसमें यूज़ होते हैं। ऐसे आर्गन प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर एंड हाई टेम्परेचर मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशन, जहाँ हाई टेम्परेचर पर ठीक है मेटलर्जी चलती है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है इनर्ट एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड कराने के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब में भरी जाती है। यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग एयर सेंसिटिव सब्सटेंसेस, एयर हटा के और वहाँ पर आर्गन रखी जाती है ताकि कोई भी सब्सटेंस ऐसा जो एयर से बहुत जल्दी इफेक्टेड होता है उसका कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये है कुल मिला के बच्चों जीरो ग्रुप, जिसको आपको इसका अच्छी तरह से पढ़ना है। इनमें सबसे मेन है इनमें हाइब्रिडाइजेशन पहचानना, इन्हीं से क्वेश्चन बने हैं, ओके। और इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता दिया मैंने, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट कंपाउंड क्या था, इस तरह से, ओके। तो ये था हमारा जीरो ग्रुप एलिमेंट्स।